Hello, welcome back once again in microcontrollers and application subject. So in our last lecture, we have understood the topic of serial communication and we have seen the two registers which are involved in serial communication, ASBUF register and ASCON register. Now in today's lectures, learning objective is we are going to understand assembly language program to send or receive data serially for given baud rate. Means in our last lecture we have seen the concept of serial communication. So today we are going to see the continuation part of the previous lecture only. Now today we are going to see the programming related with this serial communication and how we are able to write a program for sending a data serially or receiving a data serially at a particular baud rate. So today's learning objective is to understand the concept of programming related with serial communication for sending or receiving a data. So in the end of the lecture, you must be able to give the answer of this question. Can you write the program to receive or transmit data serially? क्या आप प्रोग्राम लिख सकते हो डेटा को ट्रांसमिट और रिसीव सीरियली करने के लिए? तो ये आज का हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव है. आज के लर्निंग ऑब्जेक्टिव में आज के लेक्चर में यहाँ पे हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे कि किस तरीके से आप प्रोग्राम लिखोगे सीरियली डेटा को रिसीव करने के लिए, ट्रांसमिट करने के लिए विद द हेल्प ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर. तो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था जैसा कि 4 मोड थे सीरियल कम्युनिकेशन के, मोड 0, मोड 1, मोड 2, मोड 3. तो मोड 0 जो था उसमें फिक्स बॉड रेट होता है. मोड 1 में जो होता है वो आपका बॉड रेट वेरिएबल होता है, इट इज डिसाइडेड विद द हेल्प ऑफ टाइमर 1. इसी तरीके से मोड 2 में भी फिक्स बॉड रेट होता है और मोड 3 में बॉड रेट जो होता है वो वेरिएबल होता है, इट इज डिसाइडेड विद द हेल्प ऑफ टाइमर 1. तो यहाँ पे भी हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे कि इस तरीके से बॉड रेट को हम लोग वेरी कर सकते हैं टाइमर के कॉन्सेप्ट पे इस्तेमाल करके. ऐसा होगा यहाँ पे आज के लेक्चर में अंडरस्टैंड करेंगे. तो आज का लेक्चर का कंटेंट ये इंट्रोडक्शन, बॉड रेट कैलकुलेशन. व्हाट डू मीन बाय बॉड रेट? ये बॉड रेट के बारे में मैंने लास्ट लेक्चर में भी समझाया था आपको. बॉड रेट मतलब क्या, यानी वो रेट जो रेट के हिसाब से आपके डेटा सीरियली ट्रांसमिट और रिसीव होते हैं उसको बॉड रेट बोलते हैं. यानी नंबर ऑफ बिट्स ट्रांसमिटेड और रिसीव पर सेकंड. तो कितने नंबर ऑफ बिट्स आपके ट्रांसमिट हो रहे, रिसीव हो रहे पर सेकंड में, उसको बोलते हैं बॉड रेट. तो सीरियल कम्युनिकेशन करने में बॉड रेट बहुत इंपॉर्टेंट पिक्चर होता है. तो बॉड रेट का मतलब ये होता है कि सीरियली आप कितने नंबर ऑफ बिट्स को ट्रांसमिट कर रहे हो, रिसीव कर रहे हो पर सेकंड के हिसाब से, तो उसको बॉड रेट बोला जाता है. फिर इसके बाद है स्टेप्स टू ट्रांसमिट डेटा सीरियली. फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होता है डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए सीरियली. फिर इसके बाद देखेंगे व्हाट आर द, हाँ इसके बाद फिर प्रोग्राम देखेंगे. एक बार जब स्टेप्स हो जाएगा तो उसके बाद प्रोग्राम देखेंगे किस तरीके से प्रोग्राम में आप देखोगे कि डेटा सीरियली ट्रांसमिट हो रहा है. फिर आफ्टर डेट आप देखोगे स्टेप्स टू रिसीव डेटा सीरियली, किस तरीके से डेटा रिसीव होता है सीरियली. फिर इसके बाद प्रोग्राम टू रिसीव डेटा सीरियली. तो ये टोटल आज का लेक्चर का कंटेंट है. ये कॉन्सेप्ट मैप है जो आपको समझा रहा है. पहले हम लोग क्या देखेंगे, स्टेप्स, व्हाट आर द स्टेप्स फॉर ट्रांसमिटिंग डेटा सीरियली, फिर प्रोग्राम, फिर स्टेप्स ऑफ रिसीविंग डेटा सीरियली, फिर उसके बाद उससे रिलेटेड प्रोग्राम. तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन यहाँ पे दिया हुआ है. माइक्रो कंट्रोलर 8051 हैज सीरियल कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी बिल्ट इनटू इट, thereby making possible fast data transfer using low few wires, only few wires. तो जैसा कि आपको पता है माइक्रो कंट्रोलर 8051 में जो कैपेबिलिटी दी हुई है कम्युनिकेशन की, वो कौन सी कैपेबिलिटी दी हुई है? सीरियल कम्युनिकेशन की. तो सीरियल कम्युनिकेशन की कैपेबिलिटी दी हुई, तो सीरियल कम्युनिकेशन में जो नंबर ऑफ वायर्स है वो आपको ओनली कम लगते हैं. जब आप पैरेलल कम्युनिकेशन करते हो तो पैरेलल कम्युनिकेशन में जो होता है कम्युनिकेशन फास्ट होता है तो उसमें नंबर ऑफ वायर्स ज्यादा लगते हैं. वहां पे क्या होता है, एक ही साथ सारे बिट्स ट्रांसमिट होते हैं. सीरियल कम्युनिकेशन में क्या होता है, 1 बाय 1 बिट्स क्या होते हैं, ट्रांसमिट होते हैं सीरियली, एक के बाद एक के बाद एक के बाद सिक्वेंशियली डेटा आपके क्या होते हैं, डेटा बिट्स ट्रांसमिट होते हैं सीरियली. तो सीरियल कम्युनिकेशन में रिस्पॉन्स इतना फास्ट नहीं होता है, कम्युनिकेशन फास्ट इतना नहीं होता है एज कम्पेयर टू पैरेलल कम्युनिकेशन. लेकिन यहाँ पे एडवांटेज क्या है कि आपको नंबर ऑफ वायर्स कम लगते हैं. एक ही वायर्स में, 2 वायर्स में आपका सीरियली डेटा ट्रांसमिट हो रहा है, सीरियली डेटा रिसीव हो रहा है. पैरेलल में तो बहुत सारे नंबर ऑफ वायर्स लगते हैं क्योंकि जितने नंबर ऑफ बिट्स को ट्रांसमिट करना है उतने नंबर ऑफ वायर्स लगेंगे, तभी तो एक साथ सब डेटा आपका पहुंचेगा एक जगह से दूसरी जगह पे. तो यहाँ पे वही मेंशन किया हुआ है, डेटा ट्रांसफर यूजिंग ओनली फ्यू वायर्स, क्योंकि सीरियल कम्युनिकेशन में ज्यादा वायर्स का कॉन्सेप्ट नहीं लगता है, पैरेलल में ज्यादा लगता है. Writing programs for synchronous and asynchronous serial communication is possible, but programs can be tedious and long. तो यहाँ पे एक चीज ये कॉन्सेप्ट समझा है कि प्रोग्राम आप सिंक्रोनस और असिंक्रोनस कम्युनिकेशन से भी कर सकते हो, पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए थोड़ा प्रोग्राम लेंथी हो जाता है, टीडियस हो जाता है. हम लोग नॉर्मल सिनेरियो वाला
प्रोग्राम देखेंगे सीरियली जो आपको डेटा ट्रांसमिट करना है एक के बाद करने के लिए, वो देखेंगे हम लोग किस तरीके से 1 by 1 आपका डेटा ट्रांसमिट होता है। और 8051 चिप क्या है उसके पास, हैज बिल्ट इन UART फॉर सीरियल डेटा कम्युनिकेशन। जैसा कि आपको पता है 8051 में खुद इनबिल्ट क्या है, यूनिवर्सल असिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमीटर है, यानी जो 2 पोर्ट्स है RxD TxD, जिसके थ्रू आप क्या करते हो, सीरियली डेटा को ट्रांसमिट करते हो, सीरियल डेटा को रिसीव करते हो। तो ये जो फैसिलिटी, ये जो फीचर है वो 8051 IC में खुद इनबिल्ट प्रोवाइड होता है सीरियल कम्युनिकेशन से रिलेटेड। आपको एक्स्ट्रा बाहर से कुछ लगाने की जरूरत नहीं होती है। जैसा आप केबल को लो, कनेक्ट करो 8051 के बोर्ड पे, आपका सीरियल कम्युनिकेशन पॉसिबल हो जाए। तो ये इनबिल्ट इसके पास 8051 के पास UART सेक्शन है। UART स्टैंड्स होता है सीरियल कम्युनिकेशन के पोर्ट से रिलेटेड, यानी यूनिवर्सल असिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमीटर। ठीक है, तो असिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमीटर है। असिंक्रोनस वे में आपका डेटा क्या होता है, ट्रांसमिट और रिसीव होता है। नाउ आगे बढ़ते हैं, किस तरीके से बॉड रेट का कैलकुलेशन होता है। ये डायग्राम हम लोग ने पहले भी देखे थे कि बॉड रेट का कैलकुलेशन किस तरीके से होगा। पूरा वो टाइमर में क्या कोड डालना पड़ता है, क्या लोड करना पड़ता है सीरियल कम्युनिकेशन कराने के लिए। तो उसके लिए सबसे पहले आपको बॉड रेट का कैलकुलेशन कराना पड़ता है, यानी बॉड रेट यानी कितने नंबर ऑफ बिट्स के हिसाब से डेटा ट्रांसमिट कराना है, नंबर ऑफ बिट्स कितना भेजना है पर सेकेंड के हिसाब से। तो बॉड रेट का कैलकुलेशन करना पड़ता है। So 8051 transfers and receive data serially at many different baud rates. In 8051 baud rate is programmable using timer 1. तो 8051 में जो baud rate है वो प्रोग्रामेबल है, आप प्रोग्राम कर सकते हो, आप चेंज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ किससे, टाइमर 1 से। तो ये उसका पूरा कैलकुलेशन दिया हुआ है। जैसा कि आपको पता है टाइमर के कॉन्सेप्ट में आपने इतना पढ़ चुके थे। सबसे पहले क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी होती है, तो क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी टाइमर के कॉन्सेप्ट में आपने ये टाइमर काउंटर के कंट्रोल लॉजिक में देखे थे, डिवाइड बाय 12 होता है। तो क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी 11.0592 मेगाहर्ट्ज की है, तो उसका अगर डिवाइड बाय 12 करोगे तो क्लॉक फ्रीक्वेंसी कितने का होगा, 921.6 किलोहर्ट्ज का होगा। ये हम लोग ने पहले भी देख चुके थे क्लॉक फ्रीक्वेंसी का कैलकुलेशन। तो क्लॉक फ्रीक्वेंसी अगर डिवाइड बाय 12 करोगे तो कितना हो जाएगा, 921.6 किलोहर्ट्ज। अब जब सीरियल कम्युनिकेशन के लिए जो UART है, जो 8051 में UART है, इनबिल्ड UART है, वो क्या करेगा, ये जो क्लॉक फ्रीक्वेंसी है 8051 की, उसको डिवाइड करेगा किससे, 32 से। तो आपको UART फ्रीक्वेंसी मिलेगी, सीरियल फ्रीक्वेंसी मिलेगी, सीरियल कम्युनिकेशन करने की फ्रीक्वेंसी मिलेगी। तो सीरियल कम्युनिकेशन करने की फ्रीक्वेंसी कितनी मिलेगी, ये हमेशा आपको जब डिवाइड बाय 32 होगा, ये क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी वाले डिवाइड बाय 12 होता है, तो कितना होता है क्लॉक फ्रीक्वेंसी, 921.6 किलोहर्ट्ज। अब सीरियल कम्युनिकेशन का जो पार्ट है UART है, जो 8051 माइक्रो कंट्रोलर में, वो क्या करता है, क्लॉक फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करता है किससे, 32 से। तो अगर ये 921.6 किलोहर्ट्ज डिवाइड बाय 32 किया जाएगा तो आपको कितना फ्रीक्वेंसी मिलेगा, 28,800 हर्ट्ज मिलेगा, 28,800 हर्ट्ज। तो ये फ्रीक्वेंसी के हिसाब से अब आप बॉड रेट को एडजस्ट करोगे। हमेशा ये फ्रीक्वेंसी को आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे, जो नंबर से डिवाइड करोगे वो नंबर से डिवाइड करके उसका बॉड रेट फिक्स होगा। तो ये जो फ्रीक्वेंसी मिल रही है वो UART फ्रीक्वेंसी है। अब ये UART फ्रीक्वेंसी से हम डिसाइड करेंगे क्या बॉड रेट रखना है। अगर फॉर एग्जांपल 9600 का बॉड रेट रखना है तो इसको डिवाइड बाय 3 करोगे। सो 28,800 को अगर डिवाइड बाय 3 करोगे तो उसका बॉड रेट कितने के हिसाब से सेट हो जाएगा, 9600, मतलब 9600 बिट्स पर सेकंड विल बी ट्रांसमिटेड सीरियली और रिसीव। तो इस तरीके से ये सब चीज हम लोग देखेंगे। तो बॉड रेट का कैलकुलेशन कैसा होता है, पहले ये चीज यहाँ पे ये डायग्राम में इस तरीके से समझाया गया है। सबसे पहले तो क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी जो होती है वो डिवाइड बाय 12 होती है, फिर जाके आपको क्लॉक फ्रीक्वेंसी मिलती है। अब ये जो क्लॉक फ्रीक्वेंसी है वो डिवाइड होती है बाय 32 किससे, ये सीरियल कम्युनिकेशन के पोर्ट से। ये सीरियल कम्युनिकेशन का पोर्ट है UART जो 8051 माइक्रो कंट्रोल, ये तो टाइमर का था, टाइमर वाला डिवाइड बाय 12 करता है, तो टाइमर के हिसाब से उसकी क्लॉक फ्रीक्वेंसी मिलती है। अब आपका ये जो डिवाइड बाय 32 हो रहा है ये किसका है, सीरियल कम्युनिकेशन के लिए है। तो सीरियल कम्युनिकेशन वाला जो पोर्ट सेक्शन है वहां पे क्या होता है, डिवाइड बाय 32 होता है। तो ये जो फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय 32 होके कन्वर्ट हो जाएगी कितने में, 28,800 में। अब ये 28,800 हर्ट्ज जो फ्रीक्वेंसी मिली ये आपको सीरियल कम्युनिकेशन की फ्रीक्वेंसी। अब इसको डिवाइड किया जाता है अपने बॉड रेट को सेट करने के लिए, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है टू टाइमर 1 टू सेट बॉड रेट। तो क्या बॉड रेट आपको सेट करना है उसके हिसाब से यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी डिवाइड होती है। जैसे कि अभी आपको यहाँ पे नजर आएगा, यहाँ पे आपको वही मैं बता रहा हूँ बॉड रेट के कैलकुलेशन में, when timer 1 is used to set the baud rate it must be programmed in mode 2। तो जब अगर टाइमर 1 का आप इस्तेमाल करते हो बॉड रेट को सेट करने के लिए तो हमेशा वो टाइमर 1 यूज होना चाहिए, और टाइमर 1 वो भी कौन सा, मोड 2 में।
ये पढ़ चुके हम लोग ने, टाइमर का मोड्स पढ़ चुके हैं। टाइमर का जो मोड 2 है वो कौन सा मोड होता है? टाइमर का जो मोड 2 है कौन सा मोड होता है? 8 बिट ऑटो रीलोड। ऑटो रीलोड में हम लोग ने क्या देखे थे कि जो भी आपका काउंट वैल्यू है वो कौन से रजिस्टर में रहेगा? टाइमर हायर बाइट रजिस्टर में रहेगा। उस टाइमर हायर बाइट की रजिस्टर की वैल्यू हमेशा किस में कॉपी होगी? टाइमर लोअर बाइट में। और जब जब वो काउंट पूरा खत्म करेगा तो दोबारा ऑटोमेटिकली वो वैल्यू को क्या करेगा? लोड करता रहेगा। तो सीरियल कम्युनिकेशन में भी आपको क्या करना है? कंटिन्यूसली वो रेट के हिसाब से आपको डेटा क्या करना है? ट्रांसमिट करता रहना है या रिसीव करना है, उसको रुकना नहीं है ना, कंटिन्यूस ऑपरेशन करना है। इसलिए टाइमर दोबारा बार बार अपने आप ऑटोमेटिकली क्या होता रहेगा? लोड होता रहेगा, काउंट करता रहेगा। इसलिए टाइमर का जो इस्तेमाल होगा सीरियल कम्युनिकेशन में, ताकि उसका जो बॉड रेट सेट हो सके, बॉड रेट सेट करने के लिए टाइमर का इस्तेमाल किया जाता है। तो बॉड रेट सेट करने के लिए टाइमर का इस्तेमाल किया जाता है। तो टाइमर कौन सा इस्तेमाल करते हैं हम लोग? हमेशा टाइमर 1 इस्तेमाल करेंगे, वो भी कौन से मोड में? मोड 2 में। बात समझ में? आपके दिमाग में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सर सीरियल कम्युनिकेशन की बात करो तो टाइमर का कॉन्सेप्ट क्यों लेके आ रहा हो, टाइमर की बात यहाँ पे क्यों लेके आ रहा हो? मैं इसलिए लेके आ रहा हूँ क्योंकि जो हम लोग को सीरियल कम्युनिकेशन में जो बॉड रेट सेट करना है, उस बॉड रेट को सेट करने के लिए टाइमर का इस्तेमाल करना पड़ता है। टाइमर का इस्तेमाल करेंगे तभी आप बॉड रेट को सेट कर पाओगे, सीरियल कम्युनिकेशन के बॉड रेट को। और वो टाइमर हमेशा आपका कौन सा यूज होना चाहिए, कौन से मोड में यूज होना चाहिए? तो वो हमेशा टाइमर 1 यूज होगा आपका, टाइमर 0 नहीं, टाइमर 1 यूज होगा। वो भी किस में? मोड 2 में। क्योंकि मोड 2 कौन सा होता है? ऑटो रिलोड होता है। ऑटो रिलोड का मतलब क्या होता है? दोबारा ऑटोमेटिकली लोड कर लेगा वैल्यू जब वो काउंट खत्म कर लेगा। तो एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, किस तरीके से समझा रहा है कि किस तरीके से आपका ये कैलकुलेशन होता है बॉड रेट का। तो अगर मान के चलो क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी 11.0592 मेगाहर्ट्ज है, तो क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी 11.0592 मेगाहर्ट्ज के हिसाब से जो क्लॉक फ्रीक्वेंसी है, मशीन साइकिल बोलते हैं या क्लॉक फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, तो क्लॉक फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 11.0592 को डिवाइड बाय क्या करना पड़ता है? 12 करना पड़ता है। जैसे कि ये डायग्राम में भी आपको दिख रहा था, क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय 12 करके आपको क्लॉक फ्रीक्वेंसी मिलती है, या मशीन साइकिल फ्रीक्वेंसी बोलो उसको। तो वो कितना है आपका? 921.6 किलोहर्ट्ज। और फिर इसके बाद जो आपको सीरियल कम्युनिकेशन के लिए जो यूज होता है, तो फ्रीक्वेंसी प्रोवाइडेड बाय यूएआरटी। तो यूएआरटी कितनी फ्रीक्वेंसी आपको प्रोवाइड करता है टाइमर 1 को? तो वो अलग से क्या करता है? अपने आप डिवाइड बाय क्या करता है? 32 करता है। तो जो मशीन साइकिल फ्रीक्वेंसी है, क्लॉक फ्रीक्वेंसी है, यूएआरटी खुद से क्या करता है? उसको डिवाइड बाय 32 करता है, और जब तब जाके जो फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है वो टाइमर 1 को प्रोवाइड करता है, भेजता है। तो यही लिखा हुआ है, frequency provided by UART to timer 1 is 921.6 kilohertz divided by 32। तो डिवाइड बाय 32 करके ये जो आपकी फ्रीक्वेंसी आई, अब ये फ्रीक्वेंसी आपका UART प्रोवाइड कर रहा है किसको? टाइमर 1 को। अब टाइमर 1 अकॉर्डिंगली ये फ्रीक्वेंसी के हिसाब से क्या करेगा? बॉड रेट को सेट करेगा। ठीक है ना? तो ये सीरियल कम्युनिकेशन का जो पोर्ट है उसने क्या किया? डिवाइड बाय 32 किया। सीरियल कम्युनिकेशन का जो सेक्शन है, जो पार्ट है, उसने क्या किया? क्लॉक फ्रीक्वेंसी 921.6 किलोहर्ट्ज को डिवाइड बाय 32 किया। तो आपको फ्रीक्वेंसी क्या जनरेट हुई? अभी 28,800 की जनरेट हुई। अब आपको ये 28,800 के यूज करके आपको बॉड रेट सेट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बोल रहा था, अगर बॉड रेट 9600 का सेट करना है, तो 9600 का बॉड रेट सेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ये 28,800 को डिवाइड बाय 3 करना पड़ेगा। तो अगर आप ये 28,800 को डिवाइड बाय 3 कर लेते हो, तो आपका बॉड रेट क्या हिसाब से सेट हो जाएगा? 9600 के हिसाब से सेट हो जाएगा। अगर यही आपको बॉड रेट 4800 के हिसाब से सेट करना है, तो यही 28,800 की फ्रीक्वेंसी को डिवाइड बाय किससे करना पड़ेगा? 6 से करना पड़ेगा। तो अगर 28,800 को डिवाइड बाय 6 करोगे तो आपका बॉड रेट देखो कितना सेट हो जाएगा? 4800 के हिसाब से। यानी अगर आप डिवाइड बाय इसको 6 करो, 28,800 को डिवाइड बाय 6 करो, तो आपको आंसर क्या मिलेगा? 4800 मिलेगा। उसी तरीके से अगर आप डिवाइड बाय 12 करोगे तो 2400 मिलेगा। डिवाइड बाय 24 करोगे तो आपको 1200 मिलेगा। तो यानी जो नंबर के हिसाब से आप डिवाइड कर रहे हो, वही हिसाब से उसका बॉड रेट सेट हो रहा है। और जो वैल्यू आप डिवाइड कर रहे हो ना, वही देखो डेसिमल वैल्यू में इधर पे काउंट दिया हुआ है, यानी उतना काउंट आपको टाइमर 1 में डालना पड़ेगा। अगर आप डिवाइड बाय 3 करते हो तो टाइमर 1 में आपको काउंट वैल्यू क्या डालना पड़ेगा? -3। समझ में आ रही बात? -3, क्योंकि पीछे से ना, मतलब आपको क्या करना है? काउंट की वैल्यू जितनी मैक्सिमम है, उतना मैक्सिमम में उतना कम वैल्यू आपको लोड करना है। मैक्सिमम वैल्यू आपका हेक्साडेसिमल में कितना होता है? अगर 8 बिट का है तो टाइमर 1 में मैक्सिमम काउंट कितने का होगा? टाइमर 1 में मैक्सिमम काउंट 8 बिट का है, तो 8 बिट के हिसाब से कितना होता है? 256। और हेक्साडेसिमल में कितना होता है? FF। तो FF में 3 माइनस करो, तो FF में 3 माइनस करोगे तो क्या होगा? FF, FE, FD। बात समझ में आए? DEF होता है ना, तो FF, FE, FD।
तो यहाँ पे आपको क्या वैल्यू डालना पड़ेगा, टाइमर 1 में FD डालना पड़ेगा। पीछे की तरफ से अगर 3 माइनस कर रहे हो FF में, तो आपको काउंट वैल्यू क्या डालना पड़ेगा, FD कौन सी चीज के लिए, बॉड रेट क्या हिसाब से सेट करने के लिए, 9600 का बॉड रेट सेट करने के लिए। तो 9600 बॉड रेट सेट करने के लिए आपको टाइमर में वो काउंट वैल्यू क्या डालना पड़ेगी, FD डालना पड़ेगी। उसी तरीके से अगर आपको बॉड रेट 4800 का सेट करना है, तो इसके लिए उसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड बाई 6। तो डेसिमल वैल्यू क्या होगी, -6, यानी -6 पीछे, -6 पीछे। तो आप डेसिमल में चाहे वैल्यू डालो चाहे हेक्साडेसिमल में डालो, तो -6 पीछे जाओगे तो आपका हेक्साडेसिमल का वैल्यू क्या होगा, FA। उसी तरीके से -12 डेसिमल यानी F4, -24 डेसिमल यानी क्या, E8। तो ये अलग अलग काउंट वैल्यू है जो आपको टाइमर 1 रजिस्टर में डालना पड़ेगा, टाइमर हायर बीट रजिस्टर में डालना पड़ेगा, ये बॉड रेट सेट करने के लिए। तो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज रिमेंबर दिस टेबल। ये टेबल बहुत काम का टेबल है। आपको खाली प्रोग्राम में बोलेगा कि ये बॉड रेट के हिसाब से सेट करो, इतने के बॉड रेट के हिसाब से सेट करो, 9600 के बॉड रेट के हिसाब से सेट करो, 4800 के बॉड रेट के हिसाब से सेट करो। तो जब अगर आपको ऐसा क्वेश्चन बोलेगा 9600 का बॉड रेट के हिसाब से भेजना है सीरियली, तो आपको टाइमर 1 में वैल्यू क्या डालना है, या तो -3 डेसिमल के हिसाब से डालो, या तो हेक्साडेसिमल के हिसाब से FDS डालो। अगर क्वेश्चन में बोला 4800 के हिसाब से आपको सीरियली डेटा ट्रांसमिट करना है, तो 4800 के हिसाब से सीरियली डेटा ट्रांसमिट करने के लिए आपको TH1 में क्या वैल्यू लोड करना पड़ेगा, डेसिमल के हिसाब से -6 लोड करना पड़ेगा, यानी तो हेक्साडेसिमल के हिसाब से FA डालना पड़ेगा। ये -6 ये -3 क्यों हो रहा है, समझ में आ रहा है आपको, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 256, तो 256 में -3 वैल्यू लेस करके उतनी वैल्यू लोड करना पड़ेगा। तो इसके लिए ऐसा बोला जाता है -3, -6, -12, -24, ये किसमें बोला जाता है, डेसिमल सिस्टम में। और हेक्साडेसिमल सिस्टम में वही FF में आप माइनस करते जाओ, तो FF -3 करोगे FD मिलेगा, FF -6 करोगे FA मिलेगा, FF -12 करोगे F4 मिलेगा, FF -24 करो E8 मिलेगा। तो इस तरीके से ये काउंट वैल्यू आपको लोड करना पड़ती है। तो आई होप आप लोग को बॉड रेट का कैलकुलेशन ये समझ में आया होगा, और ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग अलग बॉड रेट के हिसाब से क्या आपको टाइमर में वैल्यू को लोड करना है, काउंट वैल्यू डालना है। तो आपको डेसिमल सिस्टम के हिसाब से ये वैल्यू लोड करना है, या हेक्साडेसिमल सिस्टम का कॉन्सेप्ट यूज करोगे तो ये वैल्यू लोड करना है। अब ये स्टेप्स दिया हुआ है आपको, अगर आपको सीरियली डेटा ट्रांसमिट करना है तो क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होता है आपके 8051 माइक्रो कंट्रोलर में, ये पूरा स्टेप्स आपको समझाया हुआ है। यही प्रोग्रामिंग में हमको स्टेप्स फॉलो करना होता है। तो कभी भी आपको सीरियल कम्युनिकेशन का कॉन्सेप्ट करना है, सीरियल कम्युनिकेशन का यूज करना है, इस्तेमाल करना है और डेटा को ट्रांसमिट करना है विद द हेल्प ऑफ टाइमर, तो सबसे पहले तो आपको देखो क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले स्टेप ये दिया हुआ है कि टाइमर टीमोड रजिस्टर इज लोडेड विद वैल्यू 20H। हमेशा आपको टीमोड रजिस्टर का यूज करना है, और टीमोड रजिस्टर में क्या वैल्यू लोड करना है, 20H। तो 20H का मतलब क्या होता है, क्या कॉन्सेप्ट होता है, आप टाइमर का कौन सा मोड डिसाइड करते हो 20H डाल के। तो अगर आप टीमोड रजिस्टर में 20H वैल्यू डाल रहे हो, तो इसका मतलब क्या हुआ, टाइमर 1 का इस्तेमाल कर रहे हो, वो भी किस में, मोड 2 में। तो सीरियल कम्युनिकेशन में हमेशा टाइमर 1 का ही इस्तेमाल होगा, वो भी किस में, मोड 2 में। तो ये फिक्स है, ये इतना स्टेप फिक्स है सीरियल कम्युनिकेशन के लिए। हमेशा टी मोड में कौन सी वैल्यू को लोड करना है आपको, 20H को। क्या मतलब होता है इसका, इसका मतलब ये होता है कि आप टाइमर 1 का यूज कर रहे हो किसमें, मोड 2 में, इंडिकेटिंग द यूज ऑफ टाइमर 1 इन मोड 2, जिसका नाम क्या है, 8-बिट ऑटो रिलोड मोड। और ये किस लिए करते हैं, टू सेट द बॉड रेट को सेट करने के लिए, क्योंकि इसी से बॉड रेट सेट होने वाला है। TH1 की वैल्यू उसी में डालना पड़ता है। फिर इसके बाद आप क्या करना है, आपको TH1 को लोड करना है। TH1 is loaded with one of the values to set the baud rate, assuming crystal frequency 11.0592 MHz। तो आप क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी 11.0592 MHz मान लो, और उसके हिसाब से आप क्या करो, TH1 में वो वैल्यू को लोड करो, जैसे कि जो वैल्यू मैं बता रहा था। TH1 में आप चाहे तो कोई भी वैल्यू डाल सकते हो, FD, FA, F4, E8, अकॉर्डिंगली आपका बॉड रेट सेट होगा। अगर FD वैल्यू डालोगे तो 9600 का बॉड रेट सेट होगा, FA वैल्यू डालोगे तो 4800 का बॉड रेट सेट होगा। तो इसके लिए TH1 में क्या करना है, वैल्यू को डालना है, लोड करना है बॉड रेट को सेट करने के लिए। फिर आती है बात एस्कॉन रजिस्टर की। एस्कॉन रजिस्टर को फिर लोड करना होगा किससे, वैल्यू 50H से। सिलिकॉन कंट्रोल रजिस्टर, सॉरी सीरियल कंट्रोल रजिस्टर, मैं भी सिलिकॉन बोल रहा था, सॉरी, सीरियल कंट्रोल रजिस्टर। तो सीरियल कंट्रोल रजिस्टर सीरियल कम्युनिकेशन वाला, उसमें आपको वैल्यू क्या लोड करना पड़ेगा, 50H। तो 50H लोड करके आप क्या डिसाइड करते हो, 50H वैल्यू आप डाल के डिसाइड ये करते हो कि आप क्या कर रहे हो, सीरियल कम्युनिकेशन का मोड सेट कर रहे हो, वो भी कौन सा, मोड 1। सीरियल कम्युनिकेशन का कौन सा मोड सेट कर रहे हो, मोड 1, क्योंकि हम लोग ने देखे थे ना SM0 SM1 पिन सीरियल कम्युनिकेशन की लास्ट वाले लेक्चर में। तो अगर वो 0-1 होता है तो कौन सा मोड सेट होगा, मोड 1 सेट होगा। तो मोड 1 क्या होता है, नॉर्मल 8 बिट का डेटा ट्रांसमिट होता है। अगर आपको 9 बिट करना है तो मोड 2 मोड 3 में जाना पड़ेगा।
तो मोड 1 सीरियल कम्युनिकेशन का क्या है, 8 बिट डेटा ट्रांसफर करने वाला है। तो आपको सीरियल कंट्रोल रजिस्टर में वैल्यू क्या लोड करना पड़ेगा, 50H वैल्यू लोड करना पड़ेगा। क्या इंडिकेट करने के लिए, आप सीरियल कम्युनिकेशन का मोड 1 सेट कर रहे हो, और वो मोड 1 क्या होता है, 8 बिट डेटा ट्रांसमिट होता है अलॉन्ग विद स्टार्ट बिट एंड स्टॉप बिट। अब आपने इतने सारी वैल्यू लोड कर दिए, टी मॉड में डाल दिए, टीएच में लोड कर दिया वैल्यू, और एसकॉन रजिस्टर में भी आपने सेट कर दिया सीरियल कम्युनिकेशन का मोड। अब आपको टाइमर को कमांड देना है स्टार्ट करने के लिए। तो टाइमर को कमांड देना है, यानी TR1 बिट को सेट करना है, तो टाइमर 1 चालू हो जाएगा। और फिर आपको वेट करना है कि डेटा जब तक ट्रांसमिट हुआ कि नहीं हुआ। तो वो डेटा ट्रांसमिट हुआ कि नहीं हुआ वो कहाँ से मालूम पड़ेगा आपको, कौन से फ्लैग रजिस्टर से, TI फ्लैग। तो एसकॉन में जो TI फ्लैग है वो क्या इंडिकेट करेगा कि डेटा जब तक ट्रांसमिट हुआ कि नहीं हुआ। जैसे डेटा ट्रांसमिट हो जाएगा, ये फ्लैग जो है TI फ्लैग है वो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। और ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि हाँ भाई आपका डेटा पूरा ट्रांसमिट हो चुका है, आप उसको क्लियर करो, फिर वेट करो दूसरा डेटा ट्रांसमिट हुआ कि नहीं हुआ। और वो कैसे आप चेक करोगे, ये इंस्ट्रक्शन से, जंप इफ नॉट बीट TI, यानी जब तक का TI सेट नहीं होगा तब तक ये क्या करेगा, इधर ही पे जंप करता रहेगा, जंप इफ नॉट बीट। तो अगर वो नॉट बीट है, बीट सेट नहीं हुआ है, तो इधर ही पे जंप करें, हम लोग जंप करेंगे बाजू में और इधर ही पे जंप करेंगे। तो यानी ये स्टेटस यहाँ पे चेक होता रहेगा जब तक। ये JNB सेक्शन से हम क्या करेंगे, TI फ्लैग सेट हुआ कि नहीं हुआ उसको चेक करेंगे। और जब वो सेट हो जाएगा तो मतलब आपका डेटा ट्रांसमिट हो गया है। अब आप क्या करो, वो SBUF रजिस्टर से आपका डेटा वहां पे पहुंच चुका है, आप दोबारा दूसरा डेटा ट्रांसमिट कराना चाहते हो तो सेम प्रोसीजर को रिपीट करो। तो ये सब स्टेप्स इन्वॉल्व था। अब आपके सामने ये प्रोग्राम आ गया जो हम लोग प्रोग्राम की बात कर रहे थे। तो सीरियल कम्युनिकेशन से डेटा किस तरीके से ट्रांसमिट होगा उसका ये प्रोग्राम है। यहाँ पे प्रोग्राम में क्या लिखा हुआ है देखो, प्लीज पे अटेंशन। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट एन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम टू ट्रांसफर लेटर ए सीरियली एट 9600 baud rate कंटिन्यूसली। तो ये क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहा है कि असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम लिखो, किसके लिए लिखो, असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम लिखो टू ट्रांसफर लेटर ए को ट्रांसफर करने के लिए अल्फाबेट यूज हुआ है, अल्फाबेट लेटर ए को ट्रांसमिट करना है सीरियली कितने के बॉड रेट के हिसाब से, 9600 के बॉड रेट के हिसाब से। आप देखो ये सब स्पेसिफाई करता है, सीरियल कम्युनिकेशन में हमेशा बॉड रेट क्वेश्चन में स्पेसिफाई करके मिलेगा कि 9600 के हिसाब से, बॉड रेट के हिसाब से आपको डेटा सीरियली भेजना है। तो पहले सबसे पहले जो स्टेप आपको बताया था, सबसे पहले आपको टाइमर 1 मोड 2 डिसाइड करना है। तो पहले आपको मूव टीमोड #28 डालना है, यानी टीमोड रजिस्टर में आप इमीडिएटली कौन सी वैल्यू लोड करोगे 20H, तो वो क्या डिसाइड करता है, टाइमर 1 मोड 2। फिर इसके बाद आपको क्या डालना है, TH1 में काउंट वैल्यू डालना है, किसके लिए, बॉड रेट सेट करने के लिए। तो आप मूव TH1 #-3 क्यों डाल रहे हो, -3 क्यों डाल रहे हो इसके अंदर, TH1 में -3 वैल्यू को लोड क्यों कर रहे हो, इन ऑर्डर टू सेट बॉड रेट 9600। अगर ये बोल देता क्वेश्चन में 4800, तो 4800 बोलता तो हम लोग TH1 में क्या वैल्यू डालते, -6 डालते। देखो चाहे तो आप ये डेसिमल की वैल्यू डाल सकते हो, यानी तो आप हेक्साडेसिमल की वैल्यू डाल सकते हो। इस जगह पे आप FDHB यूज कर सकते थे, इस जगह पे आप FDHB यूज कर सकते थे। यहाँ पे इसने डेसिमल में -3 लिखा हुआ है, चाहे तो आप हेक्साडेसिमल का FDHB लिख सकते थे, बात एक ही है। वो क्या सेट करेगा, बॉड रेट 9600 का बॉड रेट सेट करेगा। तो सबसे पहले टी मॉड में 20H डाले टाइमर 1 मोड 2 डिसाइड करने के लिए, फिर TH1 में काउंट वैल्यू डाले, वो हिसाब से आपका बॉड रेट सेट होगा। तो -3 डाले तो 9600 का बॉड रेट सेट होगा। फिर एसकॉन रजिस्टर में आपको 50H वैल्यू लोड करना है मोड 1 डिसाइड करने के लिए। एसकॉन रजिस्टर का फॉर्मेट आपको याद होगा, तो स्टार्टिंग के जो दो इस तरफ की जो 2 बिट्स होती है वो मोड डिसाइड करती है। तो 0101 वैल्यू गया हुआ है, एसकॉन रजिस्टर में क्या वैल्यू लोड किया हुआ है, 0101। तो 0101 का मतलब क्या, पहले 2 बिट जो 01 है वो मोड 1 डिसाइड कर रही है, और एक और जो 1 हुई है वो रिसीव एनेबल बिट को भी सेट किया हुआ है, ये REN बिट को भी क्या किया हुआ है, एनेबल किया हुआ है। यानी रिसीव करने के हिसाब से, रिसेप्शन करने के हिसाब से भी आपने REN को भी क्या किया है, एनेबल किया हुआ है। तो यहाँ पे आपने एसकॉन रजिस्टर में क्या डाल दिया है, 50H डाल दिया है, क्या चीज डिसाइड करने के लिए, सीरियल कम्युनिकेशन का मोड 1, और रिसीव एनेबल पिन को भी एनेबल किया हुआ है। अब आप टाइमर को स्टार्ट कर दो, तो सेट बिट TR1, तो सेट बिट TR1 से टाइमर क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, टाइमर रन करना चालू करेगा। दिस इज टाइमर रन बिट 1। तो टाइमर 1 की जो रन बिट है वो TR1 है, तो उसको आप सेट करोगे तो टाइमर स्टार्ट हो जाएगा, टाइमर चालू हो जाएगा, काउंट करना चालू करेगा। अब काउंट करना चालू किया, अब आप क्या कर रहे हो, अल्फाबेट ए जो है विद इन इन्वर्टेड कॉमास, ये बताता है कि आप ASCII लेटर है, ASCII लेटर यानी अल्फाबेट वाला कभी भी ट्रांसमिट करना होता है ना सीरियली, तो उसको आपको
दिस इन्वर्टेड कॉमर्स में यूज करना पड़ता है। तो मूव एसबफ कॉमा हैश ए, तो मूव एसबफ कॉमा हैश ए का मतलब ये हुआ, ये जो आस्की कैरेक्टर है अल्फाबेट ए, इसको आप इमीडिएटली किधर पे भेज रहे हो, कौन से रजिस्टर में, एसबफ रजिस्टर में। तो एसबफ रजिस्टर के थ्रू ही आपका क्या होगा, सीरियली डेटा क्या होगा, ट्रांसमिट होगा। बराबर है, समझ में आ रही बात। तो एसबफ रजिस्टर के थ्रू ही तो आपका डेटा क्या होगा, सीरियली ट्रांसमिट होगा। तो आप क्या कर रहे हो, अल्फाबेट ए को, क्वेश्चन में तो ये बोला गया था ना, लेटर ए को भेजना है, तो लेटर ए को इमीडिएटली आप कहाँ पे भेज रहे हो, एसबफ रजिस्टर में भेज रहे हो। एसबफ रजिस्टर के थ्रू आपको सीरियली डेटा भेजना है, बाहर पहुंचाना है। अब आप क्या देखोगे, चेक करोगे कि मेरा डेटा ट्रांसमिट हुआ कि नहीं हुआ। तो कैसा मालूम पड़ेगा, जब तक आपका टी आई फ्लैग सेट नहीं होता है। तो जब तक आपका टी आई फ्लैग सेट नहीं होगा, ट्रांसमिट इंटरप्ट फ्लैग सेट नहीं होगा, तब तक का फिर क्या हुआ, आपका डेटा पूरा ट्रांसमिट नहीं हुआ। तो आप क्या कर रहे हो, वेट कर रहे हो, जंप इफ नॉट बिट। जब तक का ये टी आई बिट सेट नहीं हुआ तो आप जंप कर रहे हो। कहाँ पे जंप कर रहे हो, ईयर कॉमा ईयर, मतलब यही इंस्ट्रक्शन में आप बार बार चेक कर रहे हो, यही इंस्ट्रक्शन बार बार चेक कर रहे हो, जंप इफ नॉट बिट, जंप इफ नॉट बिट, जंप इफ नॉट बिट। तो जब तक का आपका ये टी आई फ्लैग सेट नहीं होता है तो ये इंस्ट्रक्शन क्या करेगा, जंप करेगा। और जंप कहाँ पे कर रहा है, यहीं पे कर रहा है। तो आप बार बार इधर ही पे वेट कर रहे हो कि मेरा टी आई फ्लैग सेट हुआ कि नहीं हुआ, ट्रांसमिट हुआ कि नहीं हुआ। तो जब तक आपका ट्रांसमिट नहीं होता तो आप इधर ही पे क्या कर रहे हो, जंप कर रहे हो, चेक कर रहे हो। और एक बार आपका ये टी आई फ्लैग सेट हो गया तो मतलब आपका ये जो लेटर ए है वो सीरियली ट्रांसमिट हो गया। अब आपको क्या करना है, उसको क्लियर कर देना है, टी आई फ्लैग को क्लियर करो और एस जम अगेन, शॉर्ट जम अगेन। तो शॉर्ट जम अगेन कहाँ पे कर रहे हो, यहाँ पे दोबारा, यानी आपको कंटिन्यूसली बोला है ना क्वेश्चन में, कंटिन्यूसली लेटर ए सीरियली एट बॉड रेट कंटिन्यूसली। तो जब कंटिन्यूसली की बात किया हुआ है, कंटिन्यूसली ए ट्रांसमिट होता जाना चाहिए। तो आप क्या कर रहे हो, शॉर्ट जम अगेन। तो शॉर्ट जम अगेन मतलब वापस से दोबारा आप ए को एसबफ में ले रहे हो, फिर चेक कर रहे हो सेट हुआ कि नहीं हुआ, ट्रांसमिट हुआ कि नहीं हुआ। एक बार ट्रांसमिट हो गया तो क्लियर करो, फिर वापस से करो। तो ये प्रोग्राम में मतलब क्या हो रहा था, ये प्रोग्राम में आपका अल्फाबेट ए सीरियली ट्रांसमिट हो रहा है, कौन से बॉड रेट के हिसाब से, 9600 के बॉड रेट के हिसाब से, वो भी कंटिन्यूसली। तो क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व थे, समझ में आया आप लोग को। सबसे पहले टी मॉड में 20h डालना पड़ता है टाइमर 1 मोड 2 डिसाइड करने के लिए। फिर TH1 में काउंट वैल्यू डालना पड़ता है बॉड रेट सेट करने के लिए। फिर एसकॉन में 50h डालना पड़ता है मोड 1 सेट करने के लिए। इतना तो स्टेप फिक्स रहता है सीरियल कम्युनिकेशन में, ये कहीं पे भी नहीं गया। फिर आप टाइमर को स्टार्ट करो। अब ट्रांसमिट वाला है तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उसको एसबफ में लेके आना पड़ेगा और एसबफ के थ्रू ट्रांसमिट होगा। तो आपने अल्फाबेट ए को एसबफ रजिस्टर में लेके आए, सीरियल बफर रजिस्टर में लेके आए, और फिर वेट कर रहे हो कि वो ट्रांसमिट किया कि नहीं किया, वो ट्रांसमिट हुआ कि नहीं हुआ। अगर ट्रांसमिट हो गया तो सेट हो जाएगा टी आई फ्लैग, फिर नीचे आ जाएगा, क्लियर कर दो टी आई फ्लैग को, वापस से रिपीट करो ये स्टेप, क्योंकि कंटिन्यूसली आपको भेजना था। इज दैट क्लियर, समझ में आया आप लोग को? आ रहा है समझ? ओके। फिर इसके बाद देखो सेकंड क्वेश्चन, सेकंड प्रोग्राम यहाँ पे दिया हुआ है। अब एक अल्फाबेट के बदले में 3 अल्फाबेट आ गए। जैसे कि अभी क्वेश्चन में यहाँ पे ये बोल रहा है, राइट एन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम टू ट्रांसफर लेटर यस। अब देखो एक अल्फाबेट के आगे अब ये 3 अल्फाबेट आ गया, बढ़ गया। अब आपको ना सीरियली एक वर्ड भेजना है। सीरियली वर्ड क्या है, यस। तो यस करके आपको ये वर्ड सीरियली भेजना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है बॉड रेट कितने के हिसाब से, 4800 के हिसाब से, यानी 4800 के हिसाब से सीरियली आपको लेटर यस भेजना है। तो कैसा भेजेंगे, तो पहला स्टेप जो इतना मैं आपको बताया था वो फिक्स है। सबसे पहले टी मॉड रजिस्टर में 20h वैल्यू डालना है, किस लिए, टाइमर 1 मोड 2 डिसाइड होगा। और TH1 में क्या वैल्यू डालना है, TH1 में आपको वैल्यू डालना है ये -6। ये क्या होगा, इससे इससे आपका मोड डिसाइड होगा। कौन सा मोड होगा, 4800, क्योंकि ये टेबल में अभी हम लोग ने देखे थे, अगर TH1 में वैल्यू -6 डालते हो तो TH1 में -6 डाल के वैल्यू कौन सी डिसाइड हो रही है, बॉड रेट क्या हिसाब से सेट हो रहा है, 4800 के हिसाब से बॉड रेट सेट हो रहा है। तो देखो आप डेसिमल वैल्यू भी डाल सकते हो, यानी तो आप हेक्साडेसिमल वैल्यू भी डाल सकते हो, FAH भी लिख सकते हो उसके बदले में। वन एंड द सेम थिंग, वो दोनों अलग नहीं है, वो एक ही चीज है। एक हेक्साडेसिमल सिस्टम में, एक डेसिमल सिस्टम में। तो डेसिमल सिस्टम के हिसाब से -6 डालना पड़ता है, हेक्साडेसिमल के हिसाब से FA डालना पड़ता है 4800 बॉड रेट सेट करने के लिए। तो 4800 बॉड रेट सेट करने के लिए आपने TH1 में क्या वैल्यू डाला है, -6 डाला है। फिर एसकॉन में आपने क्या इमीडिएटली डाला है, 50H। तो एसकॉन रजिस्टर में आपने इमीडिएटली कौन सी वैल्यू लोड किया है, 50H। क्या डिसाइड होता है, मोड 1 डिसाइड होता है सीरियल कम्युनिकेशन का, और रिसीव एनेबल पिन को भी सेट किया। फिर आप टाइमर को क्या कर दो, सेट कर दो।
टाइमर को सेट कर दो तो टाइमर स्टार्ट हो जाएगा, काउंट करना चालू होगा, यानी सीरियल कम्युनिकेशन का काम होना चालू हुआ। अब सीरियल कम्युनिकेशन का काम होना चालू हो रहा है, तो अब पहले ट्रांसमिट क्या करना है वो तो देखो। पहले आपने क्या किया, अल्फाबेट वाई को, क्योंकि आपको लेटर यस भेजना था, तो अल्फाबेट वाई को इमीडिएटली आपने कहाँ पे लिए, एक्यूमुलेटर में। और फिर आपने क्या किए, एक कॉल ट्रांस किए, यानी एक आपने सब रूटीन को कॉल किया, सब रूटीन को कॉल किया जिसका नाम क्या है, ट्रांस। तो ट्रांसमीटर से रिलेटेड सब रूटीन है, तो आपने उसको कॉल किया, एक कॉल ट्रांस। तो एक कॉल ट्रांस यानी यहाँ पे आ जाएगा, तो एक कॉल ट्रांस यानी यहाँ पे नीचे आएगा। आप क्या कर रहे हो, जो आपने अल्फाबेट वाई को ए में लिया था, वो ए से अब किधर पे जा रहा है, एसबॉफ रजिस्टर में जा रहा है, क्योंकि एसबॉफ रजिस्टर के थ्रू सीरियल कम्युनिकेशन होगा। तो पहले आपने क्या किए, ये लेटर वाई जो था इन्वर्टेड कॉमर्स में रख के इसको आपने कहाँ पे लिया, एक्यूमुलेटर में लिया। अब एक्यूमुलेटर से अभी वो कहाँ पे आएगा, एसबॉफ रजिस्टर में आएगा। एसबॉफ रजिस्टर में आया है, अब इसके बाद क्या होगा, आप चेक करोगे क्या वो ट्रांसमिट हुआ कि नहीं हुआ। जंप इफ नॉट बिट टी आई, तो जंप इफ नॉट बिट टी आई का मतलब क्या हुआ, क्या ये लेटर वाई ट्रांसमिट हो गया कि नहीं हुआ। जब तक नहीं हुआ तब तक इधर ही पे जंप करेगा, क्योंकि टी आई सेट नहीं हुआ है। और जब ट्रांसमिट हो जाएगा तो टी आई फ्लैग सेट हो जाएगा, तो फटाक से कहाँ पे आएगा, नीचे आएगा। तो नीचे आप क्लियर कर रहे हो टी आई को, तो आपने क्लियर किया टी आई को। फिर आप क्या कर रहे हो, इधर पे क्लियर कर रहे हो टी आई, इसके नीचे, हाँ क्लियर कर रहे हो टी आई। फिर उसके बाद में क्या होगा, रिटर्न, रिटर्न जाएगा, पीछे जाएगा, दोबारा वापस कहाँ पे जाएगा, अभी नेक्स्ट लाइन पे जाएगा। अच्छा यहाँ पे एक चीज इधर पे लिखी हुई नहीं है, एक स्टेप यहाँ पे भूल गया है। हाँ तभी मैं बोला इधर पे क्या हुआ। हाँ ये क्लियर टी आई के नीचे वो इंस्ट्रक्शन इधर पे लिखा हुआ नहीं है, यहाँ पे शॉर्ट जम अगेन वाला। अच्छा शॉर्ट जम अगेन, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। अच्छा इधर पे तो लिखा है शॉर्ट जम अगेन, यहाँ पे लिखा हुआ है, सॉरी। हाँ तो फिर बात यहाँ पे ये चल रही थी, आपने क्या किए, जंप इफ नॉट बिट टी आई, आपने मॉनिटर किया टी आई फ्लैग सेट हुआ कि नहीं हुआ। टी आई फ्लैग सेट हो गया, तो आप क्या कर रहे हो, क्लियर टी आई कर रहे हो। तो क्लियर टी आई करके दोबारा रिटर्न हो जाएगा, क्योंकि जब कॉल इंस्ट्रक्शन होता है ना तो ऑटोमेटिकली रिटर्न भी होता है। जहाँ पे उसने अपने आप को कॉल किया था तो दोबारा उसके नीचे रिटर्न होता है। तो ये क्लियर टी आई करके दोबारा अपने आपको इधर पे लेके जाएगा, कहाँ पे लेके जाएगा, यहाँ पे लेके आएगा, मूव ए कॉमा हैश वाई। तो जब ये कॉल इंस्ट्रक्शन होता है तो उसके नीचे आपका क्या होता है, रिटर्न इंस्ट्रक्शन भी होता है। तो यहाँ पे इसके नीचे एक रिटर्न इंस्ट्रक्शन आने वाला था, वो रिटर्न नहीं लिखा हुआ है। तो आप लोग ध्यान से देख लेना, ये जो क्लियर टी आई लिखोगे ना, तो क्लियर टी आई के नीचे एक इंस्ट्रक्शन लिखा होगा रिटर्न। तो आर ई टी लिख के क्या होगा, आप रिटर्न होगे कहाँ पे, जहाँ पे आपने खत्म किया था अपना प्रोग्राम को। यहाँ पे आपने लास्ट प्रोग्राम, यहाँ पे ये सेंटेंस खत्म हुआ था जहाँ से कॉल हुआ था, तो आप उसके नीचे आएगा। अब उसके नीचे आएगा तो आप क्या कर रहे हो, मूव ए कॉमा हैश ई। अब नेक्स्ट लेटर आपको क्या भेजना है, ई भेजना है। तो ई को आपने एक्यूमुलेटर में लिए, फिर वापस से आपने कॉल किए सेम सब रूटीन को। कौन सी सब रूटीन, क्योंकि देखो ये ऐसा क्यों किया है, ये सब रूटीन क्यों बना है, क्योंकि इतना स्टेप हर चीज में फिक्स है ना। लेटर वाई भेजने में भी ये यूज होने वाला है, ई भेजने में भी वही यूज होने वाला है, एस भेजने में भी वही यूज होने वाला है। तो बार बार लिखने से अच्छा उसके नीचे एक सब रूटीन बना के ये इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करा रहे। तो इसके लिए बार बार एक कॉल आ रहा है, एब्सोल्यूट कॉल। तो एब्सोल्यूट कॉल ट्रांस, तो ये सब रूटीन को आपने कॉल किया, सब रूटीन में क्या काम हो रहा है, वापस से आपने एक्यूमुलेटर में एसबॉफ रजिस्टर में लिए, और फिर चेक कर रहे हो कि टी आई फ्लैग सेट हुआ कि नहीं हुआ। जब तक का टी आई फ्लैग सेट नहीं हुआ मतलब वो ट्रांसमिट नहीं हुआ। एक बार सेट हो गया मतलब वो ट्रांसमिट हो गया। फिर क्लियर करो टी आई, फिर रिटर्न, रिटर्न करोगे तो अब नीचे एस के लिए आएगा। आप एस को ए में लो, फिर वापस से कॉल करो सब रूटीन, यहाँ से आएगा, यहाँ से एक्यूमुलेटर से एसबॉफ रजिस्टर में जाएगा। फिर चेक करो टी आई फ्लैग सेट हुआ कि नहीं हुआ। फिर टी आई फ्लैग सेट हो गया तो क्लियर करो उसको, रिटर्न हो जाएगा। रिटर्न होके फिर वापस यहाँ पे शॉर्ट जंप अगेन, अगेन मतलब कंटिन्यूसली भेजना है ना आपको, कंटिन्यूसली वाई एस को भेजते रहना है। तो ये शॉर्ट जंप अगेन में वापस दोबारा वाई को लेगा, ई को लेगा, एस को लेगा। तो इस तरीके से कंटिन्यूसली ये चलता रहेगा। तो जब 3 लेटर की बात चल रही थी वाई एस को भेजने के लिए, तो आपने क्या बनाया है, एक सब रूटीन बनाया जिसमें ये काम हमेशा फिक्स होता है। एक्यूमुलेटर से एसबॉफ रजिस्टर, फिर टी आई को चेक करना, टी आई सेट हो गया तो क्लियर करना टी आई, फिर नीचे रिटर्न। तो बात समझ में आई। तो सेकंड प्रोग्राम में हम लोगों ने क्या किए, लेटर वाई एस को सीरियली ट्रांसमिट किए, कौन से बॉड रेट के हिसाब से, 4800 बॉड रेट के हिसाब से। तो यहाँ पे खाली एक हिस्सा क्या जुड़ गया, एक सब रूटीन वाला पार्ट हिस्सा जुड़ गया। सब रूटीन बना के आप चेक कर रहे थे कि वो ट्रांसमिट हुआ कि नहीं हुआ। फिर इसी तरीके से देखो रिसीव करने का भी है। तो रिसीव में ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं होगा, आपको खाली क्या चेक करना है कि आर आई फ्लैग सेट हुआ कि नहीं हुआ। रिसीव सीरियल डेटा रिसीव करने के लिए आपको कौन सा फ्लैग चेक करने का रहेगा, आर आई। बाकी सब वैल्यू देखो, बाकी सब चीज सेम है। खाली आपको देखो स्टेप नंबर 5 में आपको किसको मॉनिटर करना पड़ेगा, आर आई फ्लैग को। आर आई फ्लैग सेट हुआ कि नहीं हुआ,
तो आरआई फ्लैग सेट हो गया तो मतलब रिसीव हो गया आपका, फिर उसको क्लियर करो, दोबारा मॉनिटर करो दूसरा डेटा रिसीव हुआ कि नहीं हुआ। और हमेशा डेटा जो आपका आएगा वो बाहर से कहाँ पे आएगा, एसबब रजिस्टर में आएगा। तो एसबब रजिस्टर से आपको जहाँ पे डिस्प्ले कराना है वहां पे आप इसको डिस्प्ले करा सकते हो। तो सीरियली रिसीव होने में एसबब रजिस्टर में डेटा आता है बाहर से, अब वो एसबब रजिस्टर में आ गया तो अब आप उसको कहाँ पे डिस्प्ले कराना चाहते हो, कौन से पोर्ट पे भेजना चाहते हो वो भेज सकते हो। तो एक प्रोग्राम यहाँ पे भी दिया हुआ था किसका, ये सीरियली डेटा रिसीव करने का। तो क्या क्वेश्चन दिया हुआ इधर पे देखो, राइट एन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम टू रिसीव बाइट ऑफ डेटा सीरियली एंड पुट देम इन पोर्ट 1। तो आपको क्या करना है, असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम लिखना है किसके लिए, बाइट ऑफ डेटा सीरियली रिसीव करने के लिए, और उसको कहाँ पे भेजना है, पोर्ट 1 पे भेजना है। सेट बॉड रेट 1200 8-bit डेटा एंड 1 स्टॉप बिट। तो ये पूरा समझाता है, ये 8-bit डेटा 1 स्टॉप बिट का मतलब क्या, आपको कौन सा मोड यूज करना है, मोड 1 यूज करना है। तो मोड 1 कौन सा होता है, सीरियल कम्युनिकेशन का 8-bit डेटा विथ 1 स्टॉप बिट 1 स्टार्ट बिट। तो हमेशा ऐसा ये देता है, मोड 1 लिख के नहीं देता है। सीरियल कम्युनिकेशन का क्वेश्चन हमें कभी भी ऐसा नहीं लिखता है चुपचाप से कि मोड 1 यूज करो, ऐसा हमेशा लिखता है 8-bit डेटा एंड 1 स्टॉप बिट। तो इसका मतलब ये हुआ सीरियल कम्युनिकेशन का कौन सा मोड, मोड 1। तो मोड 1 में क्या होता है, 8-bit डेटा भी ट्रांसमिट होता है, बॉड रेट भी वेरिएबल होता है, और 1 स्टॉप बिट 1 स्टार्ट बिट भी साथ में ट्रेवल होती है। तो इससे आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये कौन सा मोड है, मोड 1 यूज हो रहा है। 9 बिट बोलता तो मोड 2 होता, मोड 3 होता, वो हम लोग फिर वहां से डिसाइड करते हैं, जज करते हैं। सीरियल कम्युनिकेशन का ये मोड 1 कहां से मालूम पड़ेगा, इससे मालूम पड़ेगा। ये सेंटेंस जो लिखा हुआ रहेगा क्वेश्चन में, 8-bit डेटा एंड 1 स्टॉप। ठीक है, तो असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम आपको देखना है सीरियली डेटा रिसीव करने के लिए, और जब रिसीव कर लोगे तो उसको पोर्ट 1 पे भेजना है, और बॉड रेट सेट करना है 1200 का। तो पहला स्टेप फिक्स है, मूव टी मोड -20h। तो पहले डिसाइड कर लो टाइमर 1 मोड 2 में, फिर TH1 में वैल्यू क्या डाला है, -12। ये -12 किसके लिए डाला है, कौन सा बॉड रेट सेट करने के लिए, 1200 सेट करने के लिए। तो 1200 सेट करने के लिए बॉड रेट की वैल्यू क्या डालना पड़ेगा, TH1 में -12। और एसकॉन रजिस्टर में आपने 50H इसलिए डाला है क्योंकि मोड 1 बोला गया है, और रिसीव को भी एनेबल करना है, आरईएन पिन को भी एनेबल करना है, तो वो भी 1 है। तो इसलिए एसकॉन रजिस्टर में क्या वैल्यू डाल रहे हो, 50H डाल रहे हो। अब टाइमर को स्टार्ट कर दिया आपने, टाइमर रन करना चालू हो गया। अब आप किसको मॉनिटर करोगे, जंप इफ नॉट बिट आर आई फ्लैग को मॉनिटर करोगे। इससे पहले वाले में ट्रांसमिट का प्रोग्राम था तो TI फ्लैग को चेक कर रहे थे, अब आप यहाँ पे किसको चेक करोगे, RI फ्लैग को, रिसीव इंटरप्ट फ्लैग को। तो जब तक का आपका रिसीव इंटरप्ट फ्लैग सेट नहीं होता है तब तक आपका डेटा सीरियली रिसीव नहीं हुआ है। तो जब आपका ये RI फ्लैग सेट हो जाएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका रिसीव हो चुका, आपका सीरियली डेटा रिसीव हो चुका। वो कहाँ पे आ चुका है, एसबब रजिस्टर में आ चुका है। तो एसबब रजिस्टर से पहले आपको एक्यूमुलेटर में लेना पड़ेगा, डायरेक्टली आप एसबब से पोर्ट 1 में नहीं भेज सकते, एसबब से पोर्ट 1 में नहीं भेज सकते। इसके लिए पहले क्या करना पड़ रहा है आपको, एसबब रजिस्टर से एक्यूमुलेटर में लेना पड़ेगा, फिर एक्यूमुलेटर से आप कहाँ पे भेज रहे हो उसको, पोर्ट 1 पे। क्योंकि आपको क्वेश्चन में वही बोला है कि सीरियली डेटा रिसीव करके उसको कहाँ पे डिस्प्ले करो, पोर्ट 1 पे डिस्प्ले करो। तो आपने क्या किया, सीरियली डेटा रिसीव किया, कहाँ पे आया, एसबब रजिस्टर में आया, फिर आपने उसको एसबब रजिस्टर से कहाँ पे लिया, एक्यूमुलेटर। अब एक्यूमुलेटर से आपने उसको कहाँ पे भेजा, पोर्ट 1 पे भेजा, पोर्ट 1 पे जाके आपका सीरियली डेटा रिसीव होकर डिस्प्ले हो रहा है। फिर आप क्लियर कर दो, RI फ्लैग को क्लियर कर दो जो आपका सेट हो चुका था। फिर शॉर्ट जंप ईयर, यानी दोबारा से आप चेक करो कि कोई दूसरा डेटा बाइट रिसीव हुआ कि नहीं हुआ, तो ये रिपीट करेगा वापस से अपने आप को। तो एक ही चीज का डिफरेंस था, किसका डिफरेंस था, आप कौन से फ्लैग को चेक कर रहे हो, RI फ्लैग सेट हुआ कि नहीं हुआ। तो जंप इफ नॉट बिट, तो RI फ्लैग जब तक सेट नहीं होता है तब तक ये जंप करेगा। और कहाँ पे जंप कर रहा है, यहीं पे। तो मतलब आप ये इंस्ट्रक्शन को बार बार चेक कर रहे हो कि वो सेट हुआ कि नहीं हुआ, सेट हुआ कि नहीं हुआ। तो जब सेट हो गया तो मतलब रिसीव हो गया, रिसीव हो गया तो अपना काम करो इसके आगे। एसबब रजिस्टर में आ गया, उसको एक्यूमुलेटर में भेजो, एक्यूमुलेटर से पोर्ट 1 में भेजो, फिर दोबारा क्लियर करो और दोबारा चेक करो। तो आई होप आप लोग को ये सीरियल कम्युनिकेशन का रिसीव वाला प्रोग्राम भी समझ में आया होगा। तो ये समरी था in 8051 प्रोग्रामिंग TXD and RXD टू ट्रांसमिट और रिसीव डेटा सीरियली इज पॉसिबल यूजिंग टाइमर मोड्स। तो 8051 में प्रोग्रामिंग पॉसिबल है TXD RXD पिन पे, किस से, टाइमर के मोड से पॉसिबल है। और अभी टर्न है, अटेम्प्ट करना है MCQ सेट। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, डैश इज द फ्रीक्वेंसी प्रोवाइडेड बाय UART टू टाइमर 1 टू सेट बॉड रेट। कौन सी फ्रीक्वेंसी देता है UART टाइमर 1 को बॉड रेट सेट करने के लिए, फास्ट। कौन सी फ्रीक्वेंसी देता है UART टाइमर 1 को बॉड रेट सेट करने के लिए, 28,000 28,000 हर्ट्ज।
गलत दिया हुआ इधर पे 28,800 पड़ेगा। 800 आता ना। हाँ यहाँ पे गलत दिया हुआ है, 28,800 आएगा। अगर अगर अपना क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी 11.0592 मेगाहर्ट्ज होता है तो 28,800 होगा। मे भी यहाँ पे उसने क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी मेंशन नहीं किया इसलिए डायरेक्टली 28,000 बोल दिया। तो क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी 11.0592 मेगाहर्ट्ज पे 28,800 आता है। आप लोग कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे आंसर मेरे ख्याल से ऑप्शन सी देगा 28,000, लेकिन अगर क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी 11.0592 रहेगा तो 28,800 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंप इफ नॉट बिट टी आई डॉलर इंस्ट्रक्शन क्या करता है? जंप इफ नॉट बिट टी आई डॉलर, डॉलर का मतलब ये होता है ईयर कॉमा ईयर। जो अभी हम लोग ने प्रोग्राम में ईयर कॉमा ईयर देखे तो उसके बदले में डॉलर भी आ सकता है। तो डॉलर ये सिंबल यूज करोगे तो मतलब ये यहीं पे वेट कर रहा है, यहीं पे वेट कर रहा है, यहीं पे चेक कर रहा है। तो क्या मतलब होता है, किसका वेट कर रहा है ये? वेट फॉर टी आई टू सेट। वेरी गुड, वेट्स फॉर टी आई टू सेट। तो जब तक का ट्रांसमिट इंटरफ्लेक्स सेट नहीं होता है तो तब तक ये वेट करेगा, यहाँ पे चेक करता रहेगा कि आपका ट्रांसमिट हुआ कि नहीं हुआ। तो ये ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे ये दिया हुआ है, डैश काउंट वैल्यूज लोडेड इनटू TH1 टू सेट 9600 बॉड रेट। तो 9600 FDH, वेरी गुड। FDH, FDH ये हेक्साडेसिमल का है, और अगर डेसिमल में डालना चाहोगे तो क्या वैल्यू डालना पड़ेगा? -3। वेरी गुड, वेरी गुड, -3 डालना पड़ेगा, वेरी गुड। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है सेट 2 क्वेश्चन में, डैश होल्ड अ बाइट ऑफ डेटा व्हेन इट इज रिसीव्ड बाय 8051 RxD। तो कौन बाइट को होल्ड करता है? यस, RI। हाँ, जब सीरियली रिसीव करने की बात हो रही है, व्हेन इट इज रिसीव्ड बाय 8051 RxD पिन, तो कौन बाइट को होल्ड करता है? RI फ्लैग, रिसीव इंटरप्ट फ्लैग। तो रिसीव इंटरप्ट फ्लैग सेट होगा जब डेटा आपका रिसीव्ड हो जाएगा। तो रिसीव्ड हो जाएगा तो RI फ्लैग सेट हो जाएगा, बताएगा कि हाँ आपका डेटा सीरियली रिसीव्ड हो चुका। डैश फ्लैग इज क्लियर फॉर रिसीविंग नेक्स्ट डेटा बाइट। तो नेक्स्ट डेटा बाइट रिसीव करने के लिए उसको क्लियर करना पड़ता है। किसको क्लियर करना पड़ता है? एस्कॉन। नहीं नहीं, एस्कॉन को नहीं, जाहिर सी बात है RI को ही ना। RI सेट हो चुका था तो दोबारा रिसीव करने के लिए आपको वापस से उसको क्लियर करना पड़ेगा ना। बात समझ में आई क्या बोल रहा हूँ मैं? RI फ्लैग जो फर्स्ट टाइम में सेट हो गया था तो दूसरा नेक्स्ट टाइम पे रिसीव होने के लिए उसको पहले क्या करना पड़ेगा? क्लियर करना पड़ेगा। क्लियर करके तभी तो अपन चेक कर पाएंगे कि दोबारा वो सेट हुआ कि नहीं हुआ। तो इसमें भी क्या आएगा? RI ही आएगा। RI फ्लैग इज क्लियर्ड फॉर रिसीविंग नेक्स्ट डेटा बाइट। तो नेक्स्ट डेटा बाइट रिसीव करने के लिए पहले आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? RI को वापस से क्लियर करके रखना पड़ेगा। लास्ट क्वेश्चन इसमें ये दिया हुआ है, डैश इंस्ट्रक्शन मूव्स कैरेक्टर ए इनटू एसबफ रजिस्टर। तो कौन सा इंस्ट्रक्शन ऐसा है जो कैरेक्टर ए को एसबफ रजिस्टर में मूव कर रहा है? कैरेक्टर ए को एसबफ रजिस्टर में मूव कर रहा है, इनमें से कौन सा इंस्ट्रक्शन है? 4 इंस्ट्रक्शन में से कौन सा इंस्ट्रक्शन है जो कैरेक्टर ए यानी अल्फाबेट ए को एसबफ रजिस्टर में भेज रहा है? विच ऑप्शन? ऑप्शन ए, बी, सी, डी, कौन सा है? कौन सा है? 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है? ए है, बी है, सी है, डी है, विच वन? बताया नहीं किसी ने, कौन सा ऑप्शन है? सर सी। सी नहीं रहेगा, हमेशा डी रहेगा, इन्वर्टेड कॉमर्स में रहेगा। कभी भी सीरियल कम्युनिकेशन में अल्फाबेट जब भेजोगे तो वो हमेशा ये इन्वर्टेड कॉमर्स में ही भेजा जाएगा, जो इंडिकेट करता है आस्की कैरेक्टर। क्योंकि ये जो अल्फाबेट है ना, कभी भी आस्की कैरेक्टर होता है, तो आस्की कैरेक्टर को भेजने के लिए आपको इन्वर्टेड कॉमर्स में ही भेजना पड़ता है। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि आप अल्फाबेट्स को भेजने के लिए, सीरियल कम्युनिकेशन में भेजने के लिए इन्वर्टेड कॉमर्स में ही डाल के इमीडिएटली लोड करोगे एसबीआई रजिस्टर में। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। क्या हो रहा है ये? ठीक है, तो पहले यहाँ पे आप चेक कर लो, इसका आंसर सी दिया हुआ है 28,000 दिया हुआ है। सेकंड का डी दिया हुआ है, वेट फॉर ट्रांसमिशन टू कंप्लीट। थर्ड यहाँ पे क्वेश्चन में FDH दिया हुआ है 9600 बॉड रेट के लिए। और यहाँ पे भी आपको जैसा कि बोला गया है RI होल्ड करता है रिसीव डेटा बाइट कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, और दोबारा फ्लैग जो क्लियर करना पड़ेगा नेक्स्ट रिसीव करने के लिए वो यहाँ पे भी वापस से RI है। और लास्ट वाले में हम लोग ने आंसर क्या देखे, ये करेक्ट स्टेटमेंट है, सीरियली डेटा कैरेक्टर ए को भेजने के लिए एसबफ रजिस्टर में। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडेस लेक्चर। तो आज के लेक्चर में हम लोग ने सीरियल कम्युनिकेशन से रिलेटेड सीरियल कम्युनिकेशन का प्रोग्रामिंग अंडरस्टैंड किया। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट, एनीथिंग नॉट अंडरस्टूड, आप दोबारा मुझसे पूछो, कमेंट करो। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग दिस अंडरस्टैंडिंग। थैंक यू वेरी मच।